हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। आज की डेट हो गई है 5 जुलाई 2024 और अब हम एक्सप्लेन पेज के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें एक तो है हमारा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें हमें इसके बेसिक्स के साथ साथ में इसकी रेलेवेंस और साथ ही साथ इंडिया का क्या स्टैंड है और क्या रशिया चाइना इक्वेशन चल रही है वो समझेंगे। और दूसरा आर्टिकल है कि हमारे यहाँ पर जो स्किम मिल्क पाउडर होता है ना, स्किम्ड मिल्क पाउडर, उसकी क्वांटिटी सरप्लस में यहाँ पर अवेल हो रही है, जिसके चलते यहां पर भाव कम होने के चलते जो मिल्क प्रोड्यूसर्स है ना, उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाने को मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। तो दो हमारे पास में इश्यूज हैं, दोनों को अच्छे से देखेंगे, दोनों के बारे में आप यहां पर देख सकते हो। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 7 जुलाई तक आपको पता है ऑफर्स चल रहे हैं प्रतिज्ञा दिवस के उपलक्ष्य पर, जिसमें संकल्प हिंदी इंग्लिश, प्रहार हिंदी इंग्लिश, प्रहार 3.0 का हिंदी इंग्लिश, टाइटन, सब पे डिस्काउंट है। इसके अलावा प्रारंभ में हम प्रारंभ और प्रारंभ बीए प्रोग्राम दोनों पे आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अच्छा खासा। इसके अलावा एनसीईआरटी बैचेस की बात करें तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों सेगमेंट में आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको फैसिलिटी दी जा रही है। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेगमेंट्स में ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। इसके अलावा ऑप्शनल बैचेस की बात करें तो जितने भी हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पबेड, मैथमेटिक्स सारे, तो इन पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ओवरऑल अगर बात करें तो जितने भी कोर्सेज आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी के लिए यहाँ पर पीडब्ल्यू ऑन आईएएस की तरफ से दिए जा रहे हैं ना, उसमें 30% तक डिस्काउंट है। और ये ऑफर्स आपको 7 जुलाई तक मिल रहे हैं और अगले ही दिन आपके बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी देरी ना करें। अब देखो, मुद्दा क्या है वो हम टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहली बात तो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग की बात करें तो अभी कजाकिस्तान, वहां पर इंपॉर्टेंट सिटी है, दैट इज अस्थाना। वहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो देखो गए नहीं, उनकी जगह हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी वहां विजिट करने गए थे। उन्होंने चाइना के जो अपने खुद के काउंटर पार्ट है, जिनका नाम है वेंग यी, उनसे भी बातचीत की और इंडिया ने अपने सिक्योरिटी या फिर जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं ना, उसको लेकर के अपनी तरफ से एकदम क्लियर स्टेटमेंट दे दिए कि भाई आप लोग इस तरीके से कोई भी वायलेशन करते रहते हो तो वो चीजें बिल्कुल भी बायलैटरल रिलेशंस के लिए अच्छे नहीं है। आज के समय अगर देखा जाए तो हमारे लिए संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारी फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है जी? इसका सीधा कारण है कि हम सेंट्रल एशिया के साथ एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो वहां पर ये सेंट्रल कंट्रीज जो आ जाते हैं, जिनमें मेजर तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद निकले हुए जो कंट्रीज हैं वो आ जाते हैं, तो उनके साथ हमारा एंगेजमेंट। साथ ही साथ अब की बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि अब एससीओ के टोटल 10 मेंबर्स हो गए। 10वां मेंबर अभी कौन ज्वाइन करके आया है भाई? तो आपको याद रख लेना है, बेलारूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल अब 10 नंबर हो गई है संख्या की बात करें तो। अगर वैसे देखा जाए मेंबर्स की बात करें तो इसमें आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना एक, तो फिर पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इसके अलावा आपका रशिया, ये आ गए। प्लस इसमें आपका ईरान पिछले साल ऐड हो गया था और अब बेलारूस और ऐड हो गया। बेलारूस क्यों ऐड हुआ आपको पता होना चाहिए कि जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, तब से बहुत ज्यादा हेल्प दी है रशिया को बेलारूस ने। और बेलारूस की फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में रेलेवेंस बन जाती है कि हाँ भाई, ये भी एक एंटी वेस्ट कंट्री है और वेस्ट के खिलाफ में ही एससीओ को एक अल्टरनेट के तौर पे डेवलप करने के लिए अपने आप में ये कंट्रीज एग्रेसिवली काम करते हैं। अब एससीओ क्या है? ये देखो, बेसिकली 5 कंट्रीज का पहले ग्रुप हुआ करता था 1996 में, जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान हुआ करते थे। फिर 1991 में आप देखते हो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखने को मिला और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे। तो ऐसे में सिक्योरिटी इशू आने लग गए ना, तो उसको टैकल करने के लिए संघाई 5 नाम से प्रोग्राम जो था स्टार्ट हुआ था। फिर टाइम के बाद में आप देखते हो कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा रेलेवेंट ग्रुप बन जाता है। 15 जून 2001 की अगर बात करें तो एससीओ को स्टैब्लिश कर दिया गया, मतलब संघाई 5 जो है वो 15 जून 2001 को एससीओ बन जाता है। साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें टोटल 9 मेंबर्स हैं और एक आपका बेलारूस ऐड हो गया, तो टोटल 10 मेंबर्स इसके हो जाते हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंस क्या है, दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी के मामले में बात करते हैं ना, उनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 2, इसमें एशिया या फिर नॉन वेस्ट मेंबर्स को प्रमोट करने की बात की जा रही है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें वेस्ट की अच्छी खासी डोमिनेंस है, तो उसको काउंटर करने के लिए इसको टारगेट रखा जा रहा है। साथ ही साथ वेस्टर्न ऑर्डर का एक
ऑल्टरनेट के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। आप देखोगे कि जब से ईरान ने इसको ज्वाइन किया है, तो ईरान के तो आपको पता है ना यूएसए कितना सैंक्शंस लगा के रखता है, तो ऐसी परिस्थितियों में ईरान की एंट्री भी बहुत ज्यादा इसमें रेलेवेंस बना देती है कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करने की ये प्रोग्रामिंग रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर एक तरफ तो रशिया और चाइना का कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है। जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, उसके पहले आपको पता है ना चाइना और रशिया के बीच में लिमिटलेस फ्रेंडशिप की बात हुई थी। तो आप क्या देखते हो कि एक तरफ तो चाइना रशिया कोऑपरेशन की बात करते हैं, बट वहीं पर एससीओ में अगर हम नजर डालें ना, तो चाइना और रशिया के बीच में कंपटीशन भी देखने को मिलता है। वो कंपटीशन क्या है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में किसकी इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अब चाइना लगातार अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आधार पर अपनी अच्छी खासी पकड़ बना रहा है, जो कि रशिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कारण कि रशिया हमेशा से यूएसएसआर की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है, और यूएसएसआर की लेगेसी के चलते जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां पर चाइना की पकड़ ज्यादा बने, तो रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान की मेंबरशिप 2017 में जब फाइनल हुई थी, तो उसमें भी एक बड़ी गजब की यही चाइना रशिया कंपटीशन का ही एक ग्लिम्स देखने को मिला। रशिया चाहता था कि इंडिया की एंट्री हो जाए जिससे कि चाइना को टैकल किया जा सके, और चाइना चाहता था कि पाकिस्तान को एंट्री मिल जाए जिससे कि रशिया अपनी दादागिरी ना चलाए। तो कहने का मतलब यहां पर ये गजब का एंगल हमें समझ में आता है। साथ ही साथ जब से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे वो सैंक्शंस लगाए ना, तब से लगातार इंडिया की तरफ से और एससीओ की तरफ से ये काम किया जा रहा है कि देखो, आप अपनी कहते ना कि अपने लिमिट्स में रहो, हमारे पास में भी ऑल्टरनेट अवेलेबल है। और इस चीज में इंडिया क्यों एंगेज कर रहा है भाई? सीधी बात है, हम भी वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि चाइना हमारे साथ में अच्छे रिश्ते नहीं रखता, बट अगेन चाइना के चक्कर में एससीओ को छोड़ना वो हमारी बिल्कुल भी समझदारी नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि इसकी रेलेवेंस क्या है। देखो, एससीओ मेंबरशिप की बात करें तो एशियन कंट्रीज के साथ में जो हम एंगेजमेंट चाहता है ना, उसके लिए एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते हम 1991 से लेकर अभी तक बहुत दूर चले गए। क्योंकि पहले तो चलो यूएसएसआर के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, बट अभी रिसेंट टाइम में जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है और रशिया की डोमिनेंस थोड़ी डाउन जाने लगी है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए एससीओ की मेंबरशिप बहुत जरूरी थी। इसके अलावा एक रोड ब्लॉक भी यहाँ पर है, क्योंकि इसी एससीओ की मेंबरशिप की बात करें तो चाइना पाकिस्तान जैसे दुश्मन भी देश यहाँ पर प्रेजेंट है। इंडिया ने 2023 में अपनी तरफ से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, जब 2023 की समिट कंप्लीट हुई थी, और फिर वहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फाइनल करने के लिए चाइना की तरफ से पुश किया गया था कि हाँ जी एससीओ इसको सपोर्ट करता है, बट इंडिया इसको बिल्कुल एग्री नहीं करता। कारण क्यों? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ही एक ब्रांच है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होती हुई जाती है, जो कि इंडिया का पार्ट है। तो ऐसे में इंडिया उसको टेरिटोरियल और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का वायलेशन मानता है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया ने उस डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया। तो कहने का मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, बट वहां पर चाइना पाकिस्तान की प्रेजेंस के चलते कुछ इश्यूज भी आते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा एससीओ से रिलेटेड आर्टिकल। दूसरा है एक्सेस मिल्क प्रॉब्लम से रिलेटेड आर्टिकल। देखो, होता क्या है कि हमारे देश में अभी लगातार अलग अलग स्टेट्स में कानून बनाए जा रहे हैं कि भाई जो स्लॉटर हाउसेज है उनको बंद किया जाए, क्योंकि काउ स्लॉटिंग जो है वो मोर और लेस गलत कंसिडर की जाती है इन टर्म्स ऑफ रिलीजियन एस्पेक्ट। तो ऐसे में बोले जो गायें दूध नहीं दे रही है, और दूसरा मेल काउज जो हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, उनकी पॉपुलेशन को कैसे टैकल किया जाए, तो वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो स्किम मिल्क पाउडर है, ठीक है ना, एसएमपी जिसको हम आगे से बोलेंगे, इसकी क्वांटिटी हमारे पास में सरप्लस में अवेलेबल है। जबकि ये जो नया दूध का प्रोडक्शन का साइकिल है, ये आपका अभी जुलाई से स्टार्ट हुआ और अगले जून तक चलेगा। मतलब ये 1 जुलाई से लेकर के और आपका 30 जून तक चलता है। आपका एग्रीकल्चर साइकिल भी यही रहता है, और मिल्क प्रोडक्शन भी मोर और लेस एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो इस तरीके से तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरप्लस में आपके पास में एसएमपी कितना है? 3 से 3.25 लाख टन। अब आप बताओ कि इसका यूज कैसे किया जाए। वैसे देखा जाए तो एसएमपी क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, दूध पेरिशेबल है, खराब हो जाता है, फट जाता है ना, तो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते लंबे समय तक। बट इसका अगर थोड़ा सा प्रोसेस करके उसमें से फैट और सॉलिड नॉट फैट एसएनएफ निकाल लेना, तो फिर उनको स्टोर करना पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी गाय के दूध को प्रोसेस किया जाता है ना, गाय के दूध में आप 3.5% तो फैट पाओगे और 8.5% एसएनएफ पाओगे। ये ध्यान रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। वहीं पर भैंस का जो दूध है ना, उसमें फैट कंटेंट भी ज्यादा है और एसएनएफ कंटेंट भी आपका ज्यादा है। तो पॉइंट यहां पर है कि एसएनएफ जो है
ये और प्लस फैट, ये दो इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि बाई प्रोडक्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि मिल्क प्रोसेस के बाद में निकले हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जब सीजन आता है दूध का ज्यादा प्रोडक्शन का, तब तो आपके पास में दूध अच्छा खासा हो जाता है, तो उसको प्रोसेस करके आप फैट और एसएनएफ में आप कन्वर्ट निकाल लेते हो। अब फैट से तो क्या होता है, मिठाइयां और ये बन जाती है, घी बटर और ये बना करके हम यूज कर लेते हैं। बट एसएनएफ का यूज होता है वहां पर फिर एसएमपी बनाने का। एसएमपी क्या होता है, स्किम्ड मिल्क पाउडर, जिसको फिर बाद में जब मिल्क सप्लाई की शॉर्टेज आती है ना, तो उसमें पानी मिला करके और फिर बाद में दूध की सप्लाई को इंश्योर किया जाता है। तो इस तरीके का प्रोसेस जो है वो चलता है। अब हमें ये देखना है कि हमारे देश में गायों और भैंसों का डोमिनेंस कैसे है। अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे, उसमें महाराष्ट्र को इंक्लूड कर दोगे ना, तो आपको गायों की पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। वहीं नॉर्थ में अगर आ जाओगे, गुजरात को भी इंक्लूड करते हुए, तब आपको वहां पर बफेलोज ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू काउस। अब यहां पर आप देखो कि 100 लीटर या फिर 103 किलोग्राम अगर गाय का दूध आप लेते हो, तो आप मान के चलो उसमें से आपको एसएमपी कितना मिल जाता है, 8.75 किलोग्राम, और फैट निकलता है जिससे घी निकाल सकते हो 3.6 किलोग्राम। अब आप देखो कि हमारे यहां पर दूध का प्रोडक्शन जब फ्लड सीजन आता है तो कितना ज्यादा रहता है। अब वहां पर घी भी आपके क्वांटिटी में ज्यादा है और स्किम मिल्क पाउडर है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अब घी की और फैट की रिक्वायरमेंट तो चलो हमारे यहां पर मिठाइयों में काम आ जाता है, बट एसएमपी की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको दूध की शॉर्टेज के टाइम पर रहता है। बट अब की बार क्या हुआ, 2023-24 का ये जो साल गया ना, इसमें लीन सीजन आया ही नहीं, दूध की शॉर्टेज रही ही नहीं, तो पहले से आपके पास में दूध स्किम मिल्क पाउडर था ही। अब आपने और ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, तो अब आपके पास में सरप्लस है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ज्यादा सप्लाई हो गई यहां पर एसएमपी की, इसके वजह से इसकी सप्लाई बढ़ने के चक्कर में इसके भाव चले गए डाउन, जो कि मोर और लेस फिर बाद में प्रोड्यूसर्स के लिए नुकसान कर रहे हैं। अब हमारे अगर डेयरीज की बात करें तो साल में 5.5 से 6 लाख टन तक हमारे एसएमपी प्रोड्यूस होता है एनुअली, जिसमें 4 लाख टन है ना, वो तो देखो लीन सीजन जब दूध की कमी रहती है तब हम पानी में मिला करके काम में ले लेते हैं। फिर बच गया आपका 1.5 से 2, बाकी बचा हुआ 1.5 से 2 लाख टन, उसका हम आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट, स्वीट मीट्स, बेबी फॉर्मूला, अदर फूड या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो बना करके हम यूज कर लेते हैं। पर 2023-24 में क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है कि 2022-23 का जो साल था उसमें लीन सीजन में शॉर्टेज रही थी एसएमपी की, इसलिए भाव बढ़ गए बहुत ज्यादा। कितने, 315 से 300, यहां देखो 430 से 435 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। पर होता क्या है, 2023-24 में प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसके चलते भाव आ गए नीचे और नुकसान उठाना पड़ रहा है फिर प्रोड्यूसर्स को। तो ऐसे में सवाल यह आता है कि ये जो एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, इसका इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट आप यहां पर देखो कि क्या इसका असर पड़ रहा है। देखो, मिठाइयों के लिए फैट की रिक्वायरमेंट तो रहती है, वो तो चलो ठीक है, आपका अभी आने वाला है शादियों का सीजन, हमारे घी, खोया, छेना, इनसे बेस्ड बहुत सारी मिठाइयां बनती है, हो जाएगा, फैट का तो काम चल जाएगा। प्रॉब्लम है एसएमपी की। एसएमपी के अगर देखा जाए ना, तो इसकी प्राइस ही रिकवर नहीं हो पा रही है। मोटी मोटी बात करें, एक काऊ रखने वाला इंडिविजुअल अगर दूध प्रोड्यूस करता है, तो उसको एक्चुअल में जो कॉस्टिंग आ रही है ना, वो तो आ रही है 3200 से 3300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। बट वहां पर जब उसको डेयरी में जाकर के पैसा रिटर्न मिलता है ना, तो उसमें डेयरी वाला क्या निकालेगा, सबसे पहले तो कि हाँ भाई, हमें बहुत सारे प्रोक्योरमेंट पोस्ट खरीदने के बाद में हमें बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी होती है, जैसे कि चिलिंग, ठंडा रखना पड़ता है, दूध को इकट्ठा रखना पड़ता है, फट न जाए उसको प्रोसेस करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो 350 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से वो काट लेते हैं। और इसके अलावा 350 रुपए और काट लेते हैं, किस बेसिस पर, कि भाई हमें पैकेजिंग भी करनी है, फिर मार्केट में भेजना भी होता है। तो कुल मिलाकर के फार्मर को मिल कितना रहा है, 2500 से लेकर के 2600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। अब आप बताओ ये घाटे का सौदा हुआ कि नहीं, कि जितना आना चाहिए उससे कम आया। तो इस चक्कर से क्या हो रहा है, यहां पर अपने आप में गवर्नमेंट्स को अलर्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र में दूध का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है और गायों की वहां पर तादाद ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, इसलिए सरकार ने तो देखो ऐसे सब्सिडी अलाउ कर दी है कि हाँ जी, हम 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से सब्सिडी दे देंगे। पर क्या ये सब्सिडी एनफ है क्या, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सोल्यूशन ये है कि देखो, हमें नेबरिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। बट सवाल ये आता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो जो ये एसएमपी है, ठीक है, स्किम मिल्क पाउडर की प्राइस आप देखो कितना ज्यादा डिक्लाइन कर चुकी है। तो इस डिक्लाइन के टाइम पे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमारा फार्मर तो बहुत नुकसान में चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर देखो, जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड सब्सिडीज दी जा सकती है वो देनी चाहिए। इसका मतलब फार्मर्स को आप पैसा दो, जिससे कि वो एक्सपोर्ट की तरफ ओरिएंटेशन रखे और हमारा माल जो है वो बाहर जाकर के बिक सके।
इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन ये बताया जा रहा है कि 50,000 से 1 लाख टन बफर स्टॉक की जरूरत है हमें एसएमपी की। कारण क्या है कि अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन रखें कि स्टॉक वहां पर डेवलप हो जाए तो एक तो एक्सेस का जो माल है वो बचा रहेगा, दूसरा फिर नेक्स्ट जो साइकिल आएगा ना उस टाइम पर जो लीन साइज होगी उस टाइम पर आप यूज कर लोगे उसको। इसका मतलब क्या, आज तो आप फार्मर्स को बचा लो, फिर उसके बाद में वो कंज्यूमर्स को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे यहां पर क्यों एसएमपी के ऊपर मार्केट डेवलप करने की जरूरत है, क्यों हमारे यहां पर कंजम्पशन लोकल बढ़ाने की जरूरत है। कारण क्या है कि जिस तरीके से हमारे यहां पर मिल्क फैट की डिमांड बढ़ रही है ना, हमारे यहां पर मिठाइयों की, घी की, इनकी डिमांड बढ़ रही है। अब आपको पता है घी निकलेगा कैसे, दूध को प्रोसेस करोगे तो फैट निकलेगा, और फैट के साथ में बाई प्रोडक्ट आपका एसएमपी भी है, तो मतलब वो भी बढ़ेगा। तो हमें प्रोडक्शन के साथ फैट की रिक्वायरमेंट के साथ साथ में एसएमपी की कंजम्पशन को भी इंक्रीज करना होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे यहां पर गायों से जो दूध प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी। नो डाउट भैंस का जो दूध होता है उसमें फैट और एसएमपी दोनों की क्वांटिटी ज्यादा है, बट गायों की क्वांटिटी ज्यादा होने के चक्कर में हमें हमारे मार्केट को डेवलप करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज एसएमपी अब की बार एक्सेस में है, फिर आगे जाकर के देखा जाए तो फिर ये हमारे फार्मर्स जो काऊ या मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनके पेट पे लात हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हमें बहुत ज्यादा ध्यान यहां पर देने की जरूरत है कि हम एक्सेस में जो सरप्लस हमारे पास में एसएमपी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे यूज कर सके। दो तरीके यहां पर बता दिए, एक तो सब्सिडी करके एक्सपोर्ट करवा दो, और दूसरा स्टोरेज फैसिलिटी, और तीसरा मार्केट डेवलप करने की जरूरत है। अब देखो बात जब हम इस तरीके की कर ही रहे हैं तो एमएसपी से रिलेटेड ये पीवाईक्यू, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।